Hello students, today we are going to start a new concept, new chapter in your geography that is agriculture. So इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या कॉन्टेक्स्ट है, स्टार्टिंग क्या है, कितने परसेंट लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या क्या स्कीम्स चला रही है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज डिटेल में स्टडी करेंगे। अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले आई होप आप लोग अपने घर में सब अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एग्रीकल्चर जो हम लोगों का है ये टॉपिक, इस टॉपिक को मैंने जो स्टार्ट किया है, द टॉपिक आई हैव स्टार्टेड विद द फेमस कोट ऑफ द जॉर्ज वॉशिंगटन। आई होप यू ऑल नो हु इज द जॉर्ज वॉशिंगटन। सो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बहुत फेमस कोट बोला था, इज द मोस्ट हेल्थफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे अच्छा, हेल्थफुल, मोस्ट यूजफुल और बहुत ज़्यादा नोबल, एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एम्प्लॉयमेंट है किसी भी ह्यूमन की लाइफ में। ओके, सो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज जॉर्ज वॉशिंगटन बीइंग अ प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ही स्टडीड, उन्होंने स्टडी किया और इम्प्लीमेंट किया बहुत सारे इम्प्रूव्ड फार्मिंग मेथड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब वो अपनी पूरी लाइफ में वो एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो सारे जो मेथड्स थे उन पर उन्होंने काम किया। इनफैक्ट वो अपने आप को सोचते थे कि सबसे पहले मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं सबसे पहले एक फार्मर हूँ। तो वो अपने आप को एक फार्मर की नज़र से देखते थे। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मेनली, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में मेनली क्रॉप्स की हम बात करते हैं, फसलों की, और जिसमें से मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जैसे फूड स्टेपल्स हो गए, जैसे राइस और व्हीट है। ठीक है, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या ग्रो करते हैं? मेनली पल्सेस, पोटैटोज, शुगर केन, ऑयल सीड्स, और जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं लाइक कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर एंड जूट। ओके, और इसके अलावा भी इंडिया जो है एक फिशरीज जायंट कंट्री भी है। हमारे यहाँ जो फिशरी सेक्टर है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो ओवरऑल जो अपना कंट्री है इंडिया, उसकी जो इकोनॉमी है वो थ्री सेक्टर्स पे, थ्री पिलर्स पे बेस्ड है। द फर्स्ट सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नॉन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। Second one is the industrial sector or manufacturing sector. Third one is the tertiary sector or the service sector. So agriculture is known as the backbone of Indian economy. In fact, most of the people, and if I say you in the figures, so around 58% people of India, they are engaged in agricultural activities as in some ways. एंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग जानते हैं। हमारा इनफैक्ट महात्मा गांधी जी जो मानते थे, वो उनका ये कहना था कि भारत गांव का देश है। अगर आपको असली भारत देखना है, जानना है, समझना है, तो आपको गांव में जाना चाहिए कि गांव की लाइफ क्या होती है, गांव के लोगों का रहन सहन कैसा होता है, वो लोग अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। तो गांव की जो मतलब असली भारत गांव में बसता है। तो विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ आर कंट्री। ओके, सो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का। करीब 58% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन, तो 58% जो पॉपुलेशन है अपने इंडिया की, वो डिपेंड करती है किस पर? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर से जो ग्रॉस वैल्यू ऐड होती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं, फिशिंग हो गया, ये करीब आपका 18.55 लाख करोड़ में जाती है, जो करीब आपका 265 बिलियन डॉलर्स में चली जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019 के अकॉर्डिंग। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी एग्रीकल्चर ने कितना वैल्यू एड किया है? 18 लाख करोड़ का। ठीक है, 18 लाख करोड़ का, 18.5 लाख करोड़ का। और इंडिया जो है, हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो
जिनको जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से रिसीव होता है, यानी कि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है दैट इज द इनपुट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी उस आउटपुट को जो एग्रीकल्चर से मिला है, फूड हो, वेजिटेबल हो, क्रॉप, कोई ग्रेन आइटम हो या नॉन फूड क्रॉप हो, तो उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस करके फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडियन जो फूड इंडस्ट्री है ये बहुत ह्यूज ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज कर रही है अपना कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फूड इंडस्ट्री। और जो फूड ट्रेड है इंडिया का वो भी इमेंसली हर साल काफी अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहा है, मेनली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें। अब इंडियन जो फूड और ग्रोसरी मार्केट है ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट विद रिटेल कंट्रीब्यूटिंग, यानी और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 70% ऑफ इट्स सेल्स। फिर इंडियन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये टोटल जो हमारा फूड मार्केट है, यानी टोटल जो फूड आइटम्स हैं उसमें करीब 32% उसको कंट्रीब्यूट करता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है टोटल फूड मार्केट में वो 32% है। नेक्स्ट आता है कि मार्केट साइज कितना है अपने एग्रीकल्चर का। तो जो 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर था, क्रॉप ईयर था, उसमें जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो करीब 283.37 मिलियन टन था, यानी कि 283 मिलियन टन था। और 2019-20 जो अभी मार्च में ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है कि हमको अपना जो फूड प्रोडक्शन है, यानी जो हमारा 2018-19 में 283 मिलियन टन था उसको हमको कितना लेके आना है, 291.1 मिलियन टन, यानी कि हमको अभी करीब 7 मिलियन टन और इंक्रीज करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो करीब इंडिया का 176.3 मिलियन टन है था फाइनेंशियल ईयर 2018 में। और उसके साथ साथ जो इंडिया का टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो भी काफी इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2010 से 18 के बीच में, करीब 16.45% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो भी काफी बढ़ गया है, जो 38.54 बिलियन था, यानी हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल आइटम्स का, तो वो कितना है इंडिया का, 38.54 बिलियन डॉलर्स में है। तो इंडिया जो है हमारा जो कंट्री है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है, किसका, स्पाइसेस का और स्पाइस प्रोडक्ट्स का। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये एक डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने आपको शायद बताया है क्लास में कि मिनिस्ट्रीज के अंडर में डिपार्टमेंट्स आते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के अंडर में डिविजन्स आते हैं, उनके पर्टिकुलर सेक्रेटरीज होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिविजन्स को हेड करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका पहले नाम था DIIP, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल प्रमोशन। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने इंडियन एग्रीकल्चरल को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट ने 2019 सितंबर में जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी एनिमल्स में जो डिसीज हो जाती है, जैसे हम लोगों ने लास्ट अपने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, तो उन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसका है नाम नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। और इससे एक्सपेक्टेड क्या है कि जो भी फुट एंड माउथ डिसीज होती है एनिमल्स में उसको स्टॉप करना है, उसको इरेडिकेट करना है, और जो ब्रुसेलोसिस होता है लाइफ स्टॉक में उसको कंट्रोल करना है। फिर मई 2019 में जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने भी एक इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है, करीब 700 करोड़ का, 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, किसमें, फॉर इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फोकस्ड स्टार्टअप, यानी एग्रीकल्चर में और रूरल जो स्टार्टअप्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी नाबार्ड ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो कितना है, 700 करोड़ का। फिर मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल का टेक केयर करने के लिए है,
उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था उसमें करीब 1.50 करोड़ यानी करीब 1.5 करोड़ रुपया जो था वो एलोकेट किया था टू द स्टेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार एज अ सेंट्रल शेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक सेंटर की तरफ से उसका एक शेयर था। किस चीज के लिए? जो स्कीम चल रही है इंडिया में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि आप पानी को कम वेस्ट कीजिए, कम पानी से ज्यादा क्रॉप को आप कल्टीवेट करिए, ठीक है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये स्कीम है गवर्नमेंट की। तो उसमें गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ के आसपास जो पैसा था वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अंडमान निकोबार में दिया अंडर द एज अ कंपोनेंट ऑफ या अंडर द सब स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भी इंडिया में स्कीम चल रही है, उसका सब कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। फिर बजट जो था 2019-20 का जो फाइनल बजट आया था आफ्टर द इलेक्शंस, तो उसमें एक और स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी दैट वाज प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। और इसमें बोला था कि जो किसान हैं हम लोगों के इंडिया के जो फार्मर्स हैं, बहुत उनकी लाइफ जो होती है पॉवर्टी बेस्ड होती है, बहुत गरीब मतलब पैथेटिक कंडीशंस उनके साथ होती हैं। तो उनके लिए फिक्स्ड पेंशन का गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया है कि करीब जो भारत के किसान हैं उनको हर महीने 3,000 रुपए की एक फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी। कब दी जाएगी और किसको दी जाएगी? जो भी एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो तो अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। और ये पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगी? जब वो 60 साल की एज को अचीव कर लेंगे, यानी कि 60 साल की एज को अटेन कर लेंगे, उसके बाद उनको हर महीने 3,000 रुपए का पेमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एज अ पेंशन मिलेगा, ठीक है। फिर जो हमारा बजट था 2019-20 का, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके साथ मिलकर काम करने का प्लान किया हुआ है। किस चीज से? ताकि जो हमारी ई नैम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, उसमें जितने भी करप्शन हो रहे हैं मंडी में और जो मतलब इंटरमीडियरीज हैं, मीडियरीज हैं, तो उनको हटाने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने किसानों से कांटेक्ट करके उनको किसी भी तरीके का हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन फेस ना करना पड़े। उसके बाद फिर आता है हमारे एग्रीकल्चर में काफी एफडीआई वगैरह का भी मतलब इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी 2019 18-19 में जो एफडीआई था इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। और उसके अलावा अब देखिए इंडिया का जो मेन टारगेट है वो हमको बात करना है। इंडिया क्या चाहता है अपने एग्रीकल्चर से, अपने किसानों से हम लोगों की क्या उम्मीद है और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम बात ऐसे सेक्टर की कर रहे हैं। चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की जो पल्स है ये उसको टच करता है, जो कोर एरिया है ये उसके बारे में बात करता है, जो मेन प्रॉब्लमैटिक एरिया है जहाँ पर सॉल्यूशंस की सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है उसके बारे में बात करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली और बहुत सेंसिटिवली यानी इमोशनली सोचना होगा हर चीज के बारे में। बिकॉज हम वन साइड सोच के डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज दैट डिसीजन विल अल्टीमेटली लीड टू द लीड टू द हार्डनेस फॉर द लाइफ ऑफ अ कॉमन फार्मर। तो इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि जो 2022 है यानी कि जो 2022 आएगा, अभी तो हम 2020 में है, तो जो 2022 आएगा, तो 2022 ही क्यों, देखिए आपको शायद नहीं पता होगा 2022 में इंडिया को आजाद हुए हुए 75 साल हो जाएंगे। यानी भारत जो है अपने आजादी के 75 ईयर्स जो है उसको पूरा कर चुकेगा 2022 में। तो वो साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि हमको ये उस साल 2022 में हमको ये पता चलेगा हर इंडियन को कि आजादी के 75 साल में इंडिया 47 से 22 तक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम अबव गए हैं, हमारा ग्राफ अबव गया है, हमारा ग्राफ स्टेटिक है, स्टेबल है, या डाउनवर्ड फॉल कर गया है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है जो हमें 2022 में एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगी। तो 2022 में गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है अपनी तरफ से वो ये है कि हमको जो अपने किसान है यानी जो हमारे फार्म इनकम है उसको डबल करना है 2022 तक, ठीक है। सबको घर देना है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, सबको घर देना है, किसानों की इनकम दुगनी करनी है। तो उसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती है। ओके, फिर अब हम लोग बात करते हैं, इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। ऑफ कोर्स इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बेस्ड है, बहुत बेसिक एक्टिविटी है।
और इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ बता देती हूँ। वर्ल्ड बैंक ने अभी 2019 में एक बहुत फेमस बात कही थी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था, जो किसान हैं, हम लोगों के किसान भाई हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे थे काफ़ी। और मेनली कहाँ के किसान थे, फार्मर्स कहाँ के थे, जो हमारे महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है, गुजरात का सौराष्ट्र एरिया है, जो मतलब रेन फेड एरिया, सॉरी, जो मतलब जहाँ पर रेन नहीं होती है, एक रेन पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पर रेन नहीं होती है, तो ये एरिया है। और उसके अलावा जो आपका मराठवाड़ एरिया है आंध्र प्रदेश का, तो इन एरियाज, पर्टिकुलर इन एरियाज के जो फार्मर्स थे वो सुसाइड कमिट कर रहे थे। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक, तो हम लोग जानते हैं सब, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो उसने एक बात बोली थी कि भारत में 2050 तक, भारत में 2050 तक अभी जो फार्मर्स इंडिया में जो मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो 2001 में जो किसान थे वो करीब 58% के आसपास थे। 50% ये मान लेते हैं लमसम, तो वो 2050 तक हाफ हो जाएंगे। क्यों हाफ हो जाएंगे? क्योंकि एग्रीकल्चरल की जो कंडीशंस हैं, जो मतलब शर्तें हैं, जो लाइफ है एक किसान की, वो बहुत ज्यादा पिटिएबल है, बहुत माइजरेबल है। तो आने वाले टाइम में कोई भी जो फार्मर है वो अपने बेटे को, अपनी फैमिली को फर्दर इस एक्टिविटी में इंगेज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, कंडीशन ही ऐसी है। ओके, सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है काफी सारे फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं, और एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर द वेरियस इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर का जो आउटपुट होता है वो जो अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो या नॉन फूड आइटम्स हो, तो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है इट इज सेकंड इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है किस चीज में? क्रॉप आउटपुट में, यानी जो क्रॉप का आउटपुट है वो इंडिया में सेकंड नंबर पे है। इन ऑब्वियसली हम किसके नेक्स्ट रहेंगे? चाइना के नेक्स्ट ही रहेंगे, और बहुत रेयर केस में इंडिया किसी के नेक्स्ट रहता है, अदरवाइज हम काफी आगे हैं हर चीज में, मोस्ट ऑफ द चीज एरियाज में। फिर करीब 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो लैंड है इंडिया का, वो कल्टीवेशन में, यानी इतने लैंड मास पर इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता है। एंड एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की एक बहुत बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है। मैंने बताया आपको कि इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, लाइड एक्टिविटीज में आता है, नेचुरल सोर्स पे बेस्ड है, काफी पॉपुलेशन इसमें एंगेज्ड है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 52.1%, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग डाटा है, बट अभी जो प्रैक्टिकली है दैट इज 58%। तो आप अपनी बुक के हिसाब से पढ़िएगा, बिकॉज आपकी बुक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो 52.1% जो टोटल वर्कफोर्स है वो इंडिया की एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, काम कर रही है। फिर फार्मिंग यानी खेती कितने टाइप की होती है, कितने तरीके की खेती कर लेता है कोई? तो देखिए पुराने टाइम से ही, एंशियंट टाइम से ही कल्टीवेशन जो मेथड्स है वो बहुत स्पीड से, बहुत मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होते रहते हैं। और ये मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे, यानी कि किसी भी कंट्री में, अगर हम इंडिया में रहते हैं, हम अगर यूएसए में रहते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि वहाँ की वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशन, और जो वहाँ की फिजिकल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। फिर वहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है, यानी कि कितनी नई नई लेटेस्ट जो मशीनरीज चाहिए, जो टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो कितने वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिस है, और वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ों पर बहुत एग्रीकल्चर बहुत हद तक डिपेंड करता है। फिर फार्मिंग जो होती है वो मेनली कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? सबसिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि आप या तो अपने सबसिस्टेंस के लिए फार्मिंग करेंगे या फिर कमर्शियल फार्मिंग करेंगे। अभी इनमें क्या डिफरेंस होता है हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी इंडिया में मेनली जो है फार्मिंग को 3 तरीके की जाती है। सबसे नंबर 1 आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एंड थर्ड इज द कमर्शियल फार्मिंग। तो ये तीनों का क्या मतलब होता है अभी हम लोग आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें यहाँ पर कि एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया। गांव वाला जो एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, रूरल इंडिया है, वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स है, इनकम का, काम का, प्रोफेशन का सबसे बड़ा सोर्स वहां पर एग्रीकल्चर ही है, यानी ज्यादातर लोग जो है वो खेती में बिजी हैं। तो अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके,